सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 11 जिसका विषय है अकाउंटेंसी इकाई 3, इसका शीर्षक है दैनिक पंजी या नकल बही, उसका भाग 7 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस भाग में बच्चों में आपको व्यापारिक बट्टा, नकद बट्टे का कैलकुलेशन, गणना कार्य कैसे होता है, नकद बट्टे का लेखा कैसे होता है, अर्थात जिन प्रश्नों में व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा होता है उनकी जनरल एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं बताऊंगा। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि कोई सौदा नकदी है तो कैसे लिखेंगे, उधार है तो कैसे लिखेंगे, नकदी आधा उधार है तो उसको कैसे लिखेंगे, उस पर नकद बट्टे की गणना कैसे करेंगे। इस तरह की मिश्रित प्रविष्टियाँ लेकर के, मिश्रित प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप कृपया इनको बड़ी ध्यान से देखें, सुनें और कार्य को करना सीखें, क्योंकि ये 4 प्रविष्टियाँ जो आपकी किताब का सवाल क्रमांक 14 पेज नंबर 164 पर है, ये आपकी किताब की लगभग सभी व्यापारिक बट्टे और नकद बट्टे से संबंधित जनरल एंट्रियाँ जो हैं उनको कवर करता है। तो इन 4 प्रविष्टियों के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास करूँगा। बहुत सारे इसमें मैंने कैलकुलेशन किए हैं, सारे कैलकुलेशन बताऊँगा, कौन सा खाता डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारे नियम, सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट के रूप में आपको दिखाऊँगा। तो आप बड़े ध्यान से इसको देखें, सुनें और इस प्रश्न का आप अपने तौर पर अभ्यास करें। ऐसा करने से आप इस किताब में जितनी भी हैं या अन्य किताबों में दिए हैं व्यापारिक बट्टे का गणना कार्य और नकद बट्टे का गणना कार्य, उसका लिखने का तरीका, वो सभी स्पष्ट इसमें हो जाता है। तो एक तरह से ये गागर में सागर भरने का काम है। तो आप बड़े ध्यान से देखें। आपका ये प्रश्न है, ये आपकी किताब का प्रश्न है। पहला सौदा है, मैं एक एक सौदे को बताऊंगा और इसके गणना कार्य बताऊंगा। 5,000 रुपये का माल मुनीश को 20% व्यापारिक बट्टा और 5% नकद बट्टे की शर्त पर उधार बेचा है। बच्चों, यदि सौदा उधार है तो नकद बट्टे की फिर कोई उपयोगिता नहीं होती, कोई गणना कार्य आपको यहाँ नहीं करना है। तो नकद बट्टा तो एक सामान्य जानकारी इस प्रश्न में है, बट हम यहाँ व्यापारिक बट्टे की गणना कर लेते हैं। 5,000 का 20% 1,000 रुपये होगा। ये 5,000 रुपये जो प्रश्न में लिखा है बच्चों, इसको बीजक मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य बोलते हैं। तो व्यापारिक बट्टे की गणना हमेशा बीजक मूल्य या सूची मूल्य पर की जाती है। तो व्यापारिक बट्टा आपका बच्चों कितना आ गया? 1,000 आ गया। अब आपको क्या करना होता है, इस 5,000 में से जो 1,000 रुपये आपका व्यापारिक बट्टा वो घटा दीजिए, तो 4,000 हो गया। अर्थात 4,000 से सौदे को आप डेबिट क्रेडिट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे आगे चार्ट के माध्यम से बताएंगे आपको। है चार्ट देखिए आप। कमल से चूंकि आपने माल खरीदा है, यहाँ 10% व्यापारिक बट्टा है, माल का कीमत जो है 2,000 है, नकद बट्टा 2% है और नकदी है। अब बच्चों यहाँ कमल का कोई काम नहीं है, कमल के खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सौदा नकदी है। खरीदा है तो क्रय खाते में, तो नकदी है तो रोकड़ खाते में, और यहाँ चूंकि नकद बट्टा है इसलिए बट्टा खाते में 3 खाते आएंगे। सबसे पहले व्यापारिक बट्टा देख लेते हैं। 2,000 का 10% 200 रुपये होता है व्यापारिक बट्टा। 2,000 में से 200 रुपये व्यापारिक बट्टे को अलग कर दीजिए, 1,800 बचा, अर्थात क्रय जो होगा वो 1,800 का होगा। 1,800 का 2% बच्चों हम निकालेंगे तो 36 रुपये आएगा। ये 36 रुपये बट्टा खाते में जाएगा और रोकड़ खाते में 1,764 रुपये आएगा। आगे मैंने चार्ट भी बनाया है, इसका कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाया है, वहाँ विस्तार से आप देखेंगे। सनत को 4,000 का माल व्यापारिक 15% व्यापारिक छूट पर और 5% नगद छूट पर बेचा, बट आधी राशि बच्चों 50% जो राशि है वो चेक के माध्यम, जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, चेक के माध्यम से किए गए लेन देन नकदी की श्रेणी में ही आते हैं, इसको नगद ही मानते हैं। तो सबसे पहले व्यापारिक बट्टा देख लेते हैं। 4,000 का 15% 600 रुपये हो गया। 4,000 में से 600 घटा दीजिए, 3,600, 3,400। 4,000 माइनस
600 घटाएंगे तो 3400 रुपये ये काय में आएगा बच्चों, बेचा है तो विक्रय खाते में आएगा। अब यहाँ चूंकि बच्चों आधा सौदा नकदी है और आधा उधार है, तो आधा 3400 का आधा कितना हो गया 1700, 1700 रुपये सनद के खाते में जाएंगे और 1700 रुपये पर हम भट्टा निकालेंगे 5% तो 85 रुपये आएगा और ये 85 रुपये बट्टे खाते में जाएगा। बाकी बचा 1615 रुपये ये रोकड़ खाते में आएगा, क्योंकि वो हमें चेक दे रहा है और इसको हम बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं। इसका आगे कैलकुलेशन भी दिया है पूरा और चार्ट भी दिया है और जनरल एंट्री भी दी है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें 14वें का चौथा भाग है। इसमें 6000 रुपये का माल 20% व्यापारिक बट्टा है, अपहार इसको बोलते हैं, और 2.5% या 2.5% या 2/1/5 एक ही बात है नगद शर्त पर। यहाँ भी सौदा आधा नकदी है और आधा उधार है। तो बच्चों सबसे पहले व्यापारिक बट्टा निकाल लीजिए आप। व्यापारिक बट्टा आपका कितना हो गया 6000 का 20%, 1200 रुपये। 6000 में से 1200 घटा दो 48, यहाँ ख़रीदा है तो क्रय खाते में। अब आधा सौदा चूँकि नकदी है तो जनक के खाते में 2400 जाएंगे, 4800 का आधा 2400 हो गया। 2400 पर हम 2.5% बट्टा निकालेंगे तो 60 रुपये आएगा, तो ये बट्टे खाते में जाएगा 60 रुपये और 2340 रुपये रोकड़ खाते में आएगा। अब देखिए चार्ट के माध्यम से कैसे किया है। पहले प्रश्न के लिए सिंपल ही है, 5000 में से हमने 1000 व्यापारिक बट्टा घटा दिया। यहाँ इसका मैंने कैलकुलेशन नहीं दिया है क्योंकि छोटा सा ही कैलकुलेशन है, मौखिक ही बता दिया है मैंने। तो 4000 रुपये मुनीश के खाते में जाएंगे, मुनीश पाने वाला है, व्यक्ति है इसलिए डेबिट करेंगे, और माल बेच रहे हैं। विक्रय खाता या वस्तुगत खाता है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। इस सौदे में 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक मुनीश का खाता और एक विक्रय खाता। मुनीश का खाता व्यक्तिगत खाता है, विक्रय खाता क्रेडिट खाता है, विक्रय खाता वस्तुगत खाता है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अब अगले सौदे में देखो बच्चों कैलकुलेशन भी है नीचे। इसमें एक क्रय खाता है जो वस्तुगत खाता है, क्रय को हमेशा डेबिट करते हैं। बट्टा खाता नामात का खाता है, यहाँ बट्टा मिल रहा है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। रोकड़ जा रही है वस्तुगत खाता है, जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं। और ये 1836 कैसे आए, 1764 कैसे आए, इसका कैलकुलेशन नीचे दिया देखिए आप। 2000 का 10%, पहले इसको देख लें आप ठीक ढंग से, थोड़ा सा समय देख कर लिखें। ये आपको दिखाई दे रहा है 3 खाते आ रहे हैं, लेकिन दोहरा लेखा का सिद्धांत कहता है कि हर सौदे में 2 या 4 या 6 खाते होंगे। तो यहाँ भी बच्चों 4 ही हैं, बट आपको दिखाई दे रहा है। जो आपका जो क्रय खाता है वो बट्टे के साथ भी है और रोकड़ के साथ भी है, इसलिए कॉमन हो गया। इसलिए क्रय खाता आपका 36 रुपये क्रय खाता बट्टे के साथ है और 1764 कैलकुलेशन देखो। व्यापारिक बट्टा 2000 का 10%, 200 ऐसे निकालेंगे। व्यापारिक बट्टी गणना ऐसे करते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चों, ये 2000 रुपये बीजक मूल कहलाएगा, इसको बीजक मूल बोलते हैं, सूची मूल बोलते हैं। इसमें से व्यापारिक बट्टे को घटा देते हैं। घटाने के बाद ये जो बचेगा वो शुद्ध खरीदा है तो क्रय खाते में जाएगा और बेचा है तो विक्रय खाते में जाएगा। क्लियर। अब नगद बट्टा आपका जो निकलेगा शुद्ध क्रय पर निकलेगा, ये ध्यान रखना, शुद्ध देय राशि पर निकलेगा। अब वहाँ 2000 की उपयोगिता केवल व्यापारिक बट्टा निकालने तक ही सीमित थी। अब जो आपका क्रय खाते में जो राशि आएगी वो 1800 आएगी, रोकड़ खाते में जो राशि आई है वो 1764 कैसे आई है देखो। 2% बट्टा निकाला, 1800 का 2% कितना हो गया 36 रुपये, ये बट्टे खाते में जाएगा। अभी अपन ने जो पीछे चार्ट में देखा, और 1800 का हमने माल खरीदा है, 36 रुपये चूँकि हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, नगद बट्टा मिल गया, तो 1764 रुपये हमें नकदी देना पड़े होंगे रोकड़ के रूप में। तो इस तरह से जो आपका पूरा चार्ट बना है इन तीनों बिंदुओं को लेकर के, ये तीनों, ये क्रय खाते में है, ये बट्टा खाते में है और ये रोकड़ खाते में। ऐसा कैलकुलेशन आपको हर सवाल में जब व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा होगा तब करना होगा। प्रश्न के हिसाब से राशियाँ तय होंगी, प्रश्न के हिसाब से बट्टे की दर तय होगी। कैलकुलेशन करने का तरीका यही होता है, गणना कार्य करने का। ये गणना कार्य आपको करना अनिवार्य होता है। जनरल प्रविष्टि के साथ साथ आपको ये गणना कार्य सवाल के नीचे आपको दर्शाना अनिवार्य होता है। आप नियम तालिका के हिसाब से किस खाते को डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं ये मौखिक काम हो सकता है, लेकिन ये बट्टे की गणना मौखिक काम के अंतर्गत नहीं आएगी, आपको कर रही है। अगले सवाल के लिए देखिए, 4000 का 15%, 600 रुपये हो गया।
घटा दीजिए 4000 बीजक पुल में से 600 रुपये कितने बचे आपके? 3400 रुपये। तो ये 3400 रुपये आ गए आपके। अब चूंकि यहाँ 3400 में से 50% भाग उधार है और 50% भाग नकदी है, तो नगद बट्टा हमेशा नकदी वाले भाग पर ही मिलता है। तो 3400 का बच्चों आधो कितना हो गया? 1700। 1700 का 5% निकाल लीजिए आप, 85 रुपये। बट्टे खाते में 85 रुपये जाएंगे और विक्रय खाते में 3400 रुपये जाएंगे। रोकड़ खाते में आधा जो सौदा हमारा चूँकि उधार है वो आपका व्यक्ति के खाते में चला जाएगा, आधा जो नकदी है उस 1700 में से हम 85 रुपये बट्टे के घटा देंगे, तो 1615 रुपये नकदी रोकड़ खाते में आएगा। तो यहाँ आपके कितने खाते हो गए? एक विक्रय खाता हो गया, एक व्यक्ति का खाता हो गया, एक रोकड़ खाता हो गया और एक बट्टा खाता हो गया। इतने खाते आएंगे। ये थोड़ा सा गणना कार्य इसमें दूसरे सवाल की अपेक्षा अधिक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से गणना कार्य करके आप इसको समझेंगे। और ख़रीदने बेचने में कैलकुलेशन एक जैसा ही होता है, राशियाँ बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो राशियों के हिसाब से आप गणितीय कार्य करेंगे, और तरीका आप समझ लीजिए कि 50% कैसे करते हैं, व्यापारिक बट्टा कैसे निकालते हैं, नगद बट्टा कैसे। यहाँ व्यापारिक बट्टा 3400 पर नहीं होगा बच्चों, पिछले सवाल में पूरा सौदा नकदी था, यहाँ आधा है, तो पहले 3400 का आधे को हम व्यक्ति के खाते में ले जाएंगे और आधे पर ही नगद बट्टा उपलब्ध होगा, क्योंकि तो नगद बट्टा हमेशा नगद लेन देन करने पर ही दिया या लिया जाता है। ये देखो सनद के खाते में 1700 रुपये चले गए, आधा सौदा उधार हो गया 3400 का। 3400 जाएंगे आपके विक्रय खाते में, सनद व्यक्ति है, पाने वाला है इसलिए डेबिट। रोकड़ खाता वस्तुगत खाता है, ये भी डेबिट है, 1615 रुपये। 1615 कहाँ से आए? 1700 में से 85 रुपये मैंने बट्टे का घटा दिया। बट्टा खाता यहाँ पर बच्चों नामात का खाता है, डेबिट करेंगे, तो यहाँ 3 खाते डेबिट होंगे और विक्रय खाता क्रेडिट हो गया, चूँकि वस्तु बेच रहे हैं और जाने वाली वस्तु को बच्चों हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। माल हमने चूँकि सनद को बेचा है, जो 4000 रुपये मूल्य का था 3400 में बेचा है हमने, व्यापारिक बट्टा घटा करके लिखते हैं। तो इस तरह से ये पूरी राशि का कैलकुलेशन आ गया है, चार्ट के माध्यम से आपको सब दिखाई दे रहा है। सेम अगले सवाल का है, इसमें ख़रीदा है बच्चों आपको माल जो है 6000 का है, तो क्रय खाते में 6000 में से मैंने 1200 घटा दिए तो 48 रुपये आ गए। आधा सौदा यहाँ भी चूँकि उधार है, 2400, 4800 का आधा 2400 जनक के खाते में जाएगा, जनक व्यक्तिगत खाता है। 2400 में से 60 रुपये व्यापारिक बट्टे का आ गया, 2.5%। 2400 का 2.5% निकालेंगे, 60 रुपये आएगा। 2400 में से 60 घटाएंगे तो 2340 रुपये आपका रोकड़ खाते में। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, इसको आप बड़े इत्मीनान के साथ शांति के साथ बैठ के समझें तो सब समझ में आ जाएगा। खाते डेबिट क्रेडिट करने का मतलब समझ में आ गया। इसमें 4 खाते हो रहे हैं बच्चों, एक जिसमें पिछले वाले में भी बच्चों आपके 4 खाते थे, यहाँ भी। तो विक्रय कौन कौन के साथ है? विक्रय बट्टे के साथ भी है, रोकड़ के साथ भी है और सनद के साथ भी है। ऐसे ही यहाँ क्रय रोकड़ के साथ भी है, बट्टे के साथ भी है, जनक के साथ। ये इसका कैलकुलेशन है बच्चों। देखो 1200 रुपये आ गए 6000 का 20%। 6000 में से 1200 घटा दिए मैंने, 48। अब आधा सौदा यहाँ नकदी है, आधा तो आधा जो उधार है वो जनक के खाते में जाए, आधा बचा कितना? 2400। 2400 का मैंने 2.5% निकाला। ये क्रय खरीदा है इसलिए क्रय खाते में जाएगा बच्चों, खरीदते हैं तो क्रय खाते में, बेचते हैं तो विक्रय खाते में। ये 60 रुपये आ गया। अब ये 2400 में से हम क्या करेंगे? जिस राशि पर बट्टा उपलब्ध है उसमें से घटाएंगे 60, तो 2360 रुपये ये रोकड़ खाते में। ये सारा घटना कार्य हो गया, कैलकुलेशन कार्य हो गया। इस सवाल को ये अब समझाया है, वास्तविक आंसर अब इसका यहाँ से शुरू है। तो जो बच्चों नोट वाला भाग है ये तो आपको करना ही पड़ेगा है। इन चारों व्यवहारों को लेकिन आप ठीक ढंग से करना है कि ये चारों व्यवहार ही आपकी पूरी किताब के व्यापारिक बट्टे और नगद बट्टे के सवालों को लगभग कवर कर लेते हैं। फिर आपको अतिरिक्त सवाल करने की आवश्यकता फेयर पे नहीं होगी, बाकी सवाल आप रफ पे करके सीख लें तो आपका काम चल जाएगा। अब जनरल एंट्री हो गई, देखो पहले ही क्लियर है। जनरल एंट्री में मुनीश का खाता हमें डेबिट करना है, विक्रय खाता को क्रेडिट करना है। अब यहाँ लिखेंगे नरेशन, थोड़े इन सवालों के बड़े होते हैं, वो प्रश्न को देखकर आपको करना होते हैं। मुनीश को 5000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टे पर उधार बेचा है। मुनीश पाने वाला है इसलिए डेबिट, विक्रय क्रेडिट है, वस्तु जा रही है इसलिए।
पेज भर गया है, जोड़ लगा दिया मैंने, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ डेट के कॉलम में मैंने डेट नहीं डाली है क्योंकि डेट दी नहीं है, तो नंबर डाल सकते हैं। जब प्रश्न में डेट नहीं हो तो बच्चों नंबर डाल सकते हैं। सौदा पूरा हो जाने के बाद लाइन खींच देते हैं। विवरण वाले कॉलम में आपको लाइन खींचना है, ये ध्यान रखना है। ये लाइन विवरण वाले कॉलम में आई, इधर नहीं खींचेगी है। ये कैरी फॉरवर्ड की प्रक्रिया बच्चों तभी होती है जब आपका पेज भर जाए, तब तक नहीं करना है। मेरा पेज भर गया है तो इसलिए मैंने इस चालू पेज के शेष को अगले पेज के शेष पर जोड़ को ले जाने की प्रक्रिया को शेष को आगे ले जाना बोला जाता है, क्योंकि लास्ट में हमें जनरल के सारे पेजों का जोड़ करना होता है, इसलिए ये काम जरूरी हो। यदि आपके सारे सौदे एक ही पेज पे आ जाए तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। बट अगला पेज मेरा ये 4000 से शुरू होगा। देखो इसको BF लिखूंगा। BF मतलब बैक फॉरवर्ड, पीछे से लाएगा, या बैक डाउन BD भी लिख सकता हूँ मैं। 4000 कैरी फॉरवर्ड को कैरी डाउन CD भी लिख सकता हूँ। तो ये चार्ट के माध्यम से मैंने बताया था। यहाँ क्रय खाता 1800 आएगा, रोकड़ खाता 1764। ये चार्ट में पहले ही क्लियर कर दिया कि कौन सा खाता डेबिट करना है और कौन सा खाता क्रेडिट करना है। तो ये डेबिट हो गया, वस्तुगत खाता है, आने वाली वस्तु को डेबिट। और रोकड़ खाता 1764, पट्टा खाता, बट्टा चूँकि मिल रहा है, पट्टा हमेशा बच्चों रोकड़ के साथ होता है, 3600 रुपये। नरेशन थोड़ा प्रश्न को देख करके आपको लिखना होगा। कमल से 2000 रुपये सूची मूल का माल 10% व्यापारी बट्टा और 2% नगद बट्टे पर नगदी खरीदा है। ऐसा हो गया है। और फिर इस पेज का जोड़ लगाया मैंने तो 5800 रुपये हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड का आपको मतलब समझ में आ गया। यदि ये पहले नहीं लाता तो फिर इस पेज का जोड़ 1800 हो, तो जो हमारा चालू पेज होगा उस पेज का जोड़ और पिछले पेज के जोड़ दोनों को करते हैं। यदि आपका पेज नहीं भरा है तो अभी आप कैरी फॉरवर्ड की प्रक्रिया कृपया ना करें। वही लोग करेंगे जिनका पेज भर जाता है। जब भर जाता है तब करना है। लाइन हमेशा विवरण वाले कॉलम में खींचना है, ये ध्यान रखना है। जोड़ वाली राशि केवल रकम वाले कॉलम में लाइन खींचना है। यहाँ लाइन अभी नहीं खींचना है। लाइन खींचने का उद्देश्य एक प्रविष्टि दूसरी प्रविष्टि से भिन्न दिखाई देती है, वही ये उद्देश्य होता है। तीसरी प्रविष्टि देखो चार्ट में समुदाय दिया है। सनद का खाता कितने से डेबिट कर रहे हैं, कैलकुलेशन सब है ही। सनद पाने वाला है इसलिए डेबिट, टुकड़ा आ रही है इसलिए डेबिट, पट्टा दे रहे हैं इसलिए डेबिट, और बेचा है माल इसलिए क्रेडिट 3400 रुपये। ये सब इसको कर दिया है। मिश्रित प्रविष्टि है, ये प्रश्न का ब्यौरा है, नरेशन है। संक्षेप में इसको बैरे को मैंने लिखा है कि सनद को 4000 रुपये सूची मूल का माल, 15% व्यापारिक बट्टा व 5% नगद बट्टे पर हमने बेचा है। उसने आधी राशि हमें चेक से दी है। चेक से दिए इसलिए बच्चों रोकड़ खाता ही लिखा है। यदि चेक सेम डे बैंक में जमा नहीं होता है तो उसको हम रोकड़ मान करके पुस्तक में लिखते हैं। बट राशि का वर्गीकरण कैसे किया है ये थोड़ा सा आप सीख लें। पिछले पेज का जोड़ मेरा 5800 रुपये था, ये 5800 लिख दिया। और इस पेज का फिर मैं पुनः जोड़ करूँगा, कैरी फॉरवर्ड करूँगा। BF का मतलब बैक फॉरवर्ड होता है, CF का मतलब कैरी फॉरवर्ड। BF की जगह BD भी लिख सकते हैं, बैक डाउन, CD भी लिख सकते हैं, कैरी डाउन। इसका जोड़ 9000। अब अगले पेज की शुरुआत मेरी 9200 होगी। देखिए ये लास्ट एंट्री है इस सवाल की। 9200 सबसे पहले लिख दिए मैंने। ये एक सीध में लिखते हैं, हमेशा एक ही लाइन में लिखे जाएंगे। यहाँ चूँकि माल खरीदा है इसलिए क्रय खाता डेबिट करेंगे। 6000 का माल 20% व्यापारिक बट्टे पर है। व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद 4800 बचता है। आधा सौदा नकदी है, आधा उधार है। 4800 का आधा जनक के खाते में चला गया 2400 रुपये। नगद बट्टा नकदी वाले भाग पर होता है तो 2400 का आपका 2.5% 60 रुपये आएगा। 2400 में से 60 घटाएंगे तो 2340 रुपये होगा। तो बच्चों इस तरह से जनक चूँकि देने वाला है व्यक्ति इसलिए क्रेडिट, यहाँ रोकड़ जा रही है इसलिए क्रेडिट, बट्टा हमें मिल रहा है इसलिए क्रेडिट, बट्टा नामात का खाता है, व्यय होता है तो डेबिट और आय है तो क्रेडिट करते हैं। ये नरेशन हो गया। नरेशन प्रश्न को देख करके लिखा जाता है। जब भी कोई जनरल एंट्री पूरी हो जाती है जस्ट उसके नीचे छोटे कोष्टक में सौदे का हम संक्षिप्त में ब्यौरा लिखते हैं। उस ब्यौरे को हम नरेशन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों जैसे ही आपका पूरा काम हो जाता है, पूरा प्रश्न हल हो जाता है तो इस पेज का फिर दोनों पक्षों का जोड़ लगाते हैं। दोनों पक्षों का जोड़ देख लीजिए।
बट जनरल एंट्री करते समय आपको ध्यान रखना है, जिस खाते को आप डेबिट कर रहे हैं उसकी राशि डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, और जिस खाते को आप क्रेडिट कर रहे हैं उसको क्रेडिट वाले। डेबिट क्रेडिट करने के नियम पहले भी आपको दोहरा चुके हैं, उन नियमों को आप बार बार लिखें, बार बार पढ़ें, बार बार याद करें तो आपको समझ में जाएगा। इसी को खातों को डेबिट क्रेडिट करना कहा जाता है। अर्थात जब हम अब खाता बनाएंगे तो खाते में इसके क्रय खाता बनाएंगे तो क्रय खाते के डेबिट पक्ष में राशि लिखेंगे और इन तीनों के खाते में क्रेडिट पक्ष पर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे आपको आगे बताई जाएगी। इसी को डेबिट क्रेडिट करना बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में, कि किसको डेबिट करना कहेंगे। ये एक तरह से अकाउंटिंग की ABCD है। आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी। अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बहुत सारे सवाल, 7 सवाल मैं आपको कर चुका हूँ, 7 पार्ट्स इसमें हो चुके हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में बैंक संबंधी बताऊंगा, बैंक संबंधी लेन देनों के लिए चार्ट बताऊंगा। बाकी सारे व्यवहारिक जो प्रश्न हैं सब इसी तरह के प्रश्न किताब में दिए हैं बच्चों। खरीदना, बेचना, पैसा लेना देना, खर्चे, ये अब आप अपने व्यक्तिगत स्तर से आप हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करके आप अपनी दक्षता को आप बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनरल एंट्रियाँ लेखांकन की नींव को मजबूत करने में बड़ा योगदान देती हैं। जिसको बच्चों जनरल एंट्रियाँ बहुत अच्छे से आती हैं वो व्यक्ति कभी अकाउंटिंग के मामले में असफल नहीं हो सकता। वो हमेशा अकाउंट जब भी करेगा तो उसको जनरल एंट्रियाँ बहुत मदद। और आगे का जो इसका काम होने वाला है, आगे जो काम होने वाला है, जैसे आप गणित पढ़ते हैं तो गणित पढ़ने से पहले आपको गिनती सिखाई जाती है, पहाड़े सिखाई जाती हैं, तभी आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कर पाते। ठीक वैसे ही आप अकाउंटिंग में भी ये जान लीजिए कि आप आगे का जो काम करने से पहले आपको जनरल एंट्री सिखाई जाती हैं। इन्हीं को खातों को डेबिट क्रेडिट करना बोलते हैं। जनरल प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, उसमें इस तरह से लेखे किए जाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नवांकुर की यदि साइट आपने डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लें नवांकुर डिजिटलेशन को, और नवांकुर के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगें तो आप उसको ज़रूर लाइक करें और दूसरों को भी बताएं। आपको बहुत सारे वीडियो सभी विषय के, सभी क्लासेस के आपको नवांकुर चैनल पर उपलब्ध हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।